बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, जनरल सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारान, यहाँ पे मौजूद मीडिया के हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे कैमरामैन, फोटोग्राफर्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूँ कराची प्रेस क्लब के सदर का, जनरल सेक्रेटरी का, तमाम अहदेदारान और तमाम साफ़ी भाइयों बहनों का कि आज पाकिस्तान के हकीकी लीडर, चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की 35वीं सालगिरह कराची प्रेस क्लब में मनाई जा रही है। ये निहायती बायस फ़ख्र है, बायस एजाज़ है कि आज मीडिया का जो वर्कर है, जो जर्नलिस्ट है, जिसको पता है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का आज़ादी सहाफ़त में जो रोल है, जमहूरियत की बहाली के लिए जो किरदार है, उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हमेशा हर अच्छे और बुरे दिनों में, अच्छे और बुरे दिनों में अपने मीडिया के साथ, अपने जर्नलिस्ट के साथ, आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़ी है। यकीनन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क की एक उम्मीद है। इस मुल्क में जो आज मसाइल हैं, उस मसाइल का वाहिद हल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप है, चाहे वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो या मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हो। आज भी मुल्क में जो हालात हैं, जो मुआशी सूरत हाल है, यकीनी तौर पर अवाम में एक बेचैनी है और अवाम परेशान है, लेकिन इन तमाम परेशानियों का हल यकीनी तौर पर सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। ये मैं बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पीपुल्स पार्टी का एक मेंबर हूं, एक रुकन हूं, एक कारकुन हूं, और जाहिर है मुझे किसी एक पार्टी की तारीफ करनी है, किसी एक की तारीफ करने में पीपुल्स पार्टी तारीफ कर रहा हूं। मैं हिस्ट्री देखकर बता सकता हूं, हिस्ट्री को कोट करके बता सकता हूं, मुल्क के हालात को देखकर बता सकता हूं कि वाकई तौर पर अगर अवाम को इस महंगाई के तूफान से कोई निकाल सकता है तो वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, हर इंसान के लिए इस वक्त मसाइल हैं, लोग महंगाई के तले इस वक्त परेशान हैं, और महंगाई की वजूहात भी हम 10 दफा कह चुके हैं कि जिस तरह इमरान खान हुकूमत छोड़ के गए और जो कर्जों का बोझ और IMF के साथ जो वो वादा खिलाफियां करते गए, उसके बाद एक डेडलॉक पैदा हुआ, एक बैकलॉग पैदा हुआ। उस बैकलॉग की वजह से अचानक जो है ये चीजें और मजीद बढ़ती गई। लेकिन अगर मैं सिर्फ सूबा सिंध की बात कर लूं तो सिंध में, क्योंकि मैं सूबा सिंध की बात कर रहा हूं, सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत रही है। लोग ताने देते हैं कि 15 साल से आप हुकूमत में थे। मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 साल से हुकूमत में थे, लेकिन हमने यहां पे डिलीवर अल्हम्दुलिल्लाह किया है। जो सबसे बुनियादी मसला हर इंसान के लिए, हर अमीर के लिए, हर गरीब के लिए, हर किसान के लिए, हर मजदूर के लिए, वो है वो सेहत। आप जितने भी मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, सबका पहली परेशानी, जब आप आपको तनख्वाहें मिलती हैं तो पहला काम क्या करते हो, अपने सेहत के लिए क्या रखें। अपने सेहत के लिए खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी हो तो घर में कोई 5, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 50 हज़ार होने चाहिए कि किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में हर शख्स का इलाज पूरे सिंध में हो रहा है, और पूरे पाकिस्तान भर की सबसे बेहतरीन अस्पतालें मौजूद हैं, हॉस्पिटल मौजूद हैं, तो वो सिंध में मौजूद है, और जहां बैठे हम कराची में मौजूद है। ओपन चैलेंज है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। मैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी लीडरान को सुन रहा था कि जी पाकिस्तान में अगर तरक्की होती है तो फलाने लीडर की तरफ से होती है, कोई पार्टी कहती है जी फलाने लीडर की तरफ से होती है। मैं ओपन चैलेंज करता हूं किसी बड़े से बड़े एंकर को, किसी बड़े से बड़े मीडिया हाउस को, जो सेहत की सहूलियात, चाहे वो NICVD की मद में हो, चाहे वो लिवर और लंग्स ट्रांसप्लांट जिस तरीके से मुफ्त में किए जा रहे हैं, या इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान की वाहिद कराची में है, या साइबर नाइफ कैंसर के हॉस्पिटल हो रहे हैं, या हर जिले में इस वक्त दिल के इलाज मुफ्त में किए जा रहे हैं NICVD के। कंटेनरों पे हमने स्टॉल्स बनाए हुए हैं, कंटेनरों पे। आप देखें कि चेस्ट पेन यूनिट कंटेनरों में लगे हुए हैं कि हॉस्पिटल भर के
अचानक किसी को रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इस वक्त रेस्क्यू 1112 की जो एम्बुलेंसेस, उसका मैं आपको डेटा शेयर करूंगा कि कितने बच्चे उस एम्बुलेंस में पैदा हुए हैं। मेरे साहब भी दोस्त हैं, बराए मेरे पर रिसर्च करें कितने बच्चों ने एम्बुलेंसेस में पैदा हुए हैं। अचानक उन्होंने एम्बुलेंस कॉल की, एम्बुलेंस आई और उसी एम्बुलेंस में उनकी जो है विलादत हुई है बच्चों की। तो आप ये चीज देखें कि ये इस तरीके से डोर टू डोर जो हॉस्पिटल मेडिकल का जो रिकॉर्ड पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किया है, ये हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन था, ये हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का विजन था और सिंध हुकूमत का विजन था। सिंध हुकूमत के उस वक्त की चीफ मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट ने दिन रात एक करके लोगों को ये रिलीफ दिया है। आज हम पूरे पाकिस्तान में किस चीज को रो रहे हैं? जो लोग निकले किस चीज में निकले? बिजली के बिलों पे निकले कि बिजली में के बिल इतने बढ़ा दिए कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हम समझते हैं लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लोगों के लिए वाकई अजाब है। लेकिन बिजली की महंगी होगी और बिजली के मसाइल होंगे तो ये सबसे पहले ख्याल किसको आया था? ये सबसे पहले ख्याल शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को आया था, जिन्होंने कहा था कि केटी बंदर में और इन जगहों पे बिजली के ये प्लांट लगाए जाए। नहीं करने दिए। कौन लोगों थे जिन्होंने, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने उन पूरे प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया? लेकिन फिर भी जब पीपुल्स पार्टी हुकूमत 2008 में आई तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने उस मिशन को शुरू किया दोबारा, और उस शुरू करने के बाद थरकोल से इस वक्त बिजली पैदा की जा रही है, जो कि पूरा सर्वे आया हुआ है। सारे साहबियों को मैं कह रहा हूं, सिर्फ आए एक प्लांट जो कोई गैस पे चल रहा है वो सस्ती बिजली पाकिस्तान में दे रहा है। उसके अलावा प्लांट नंबर 2, प्लांट नंबर 3, प्लांट नंबर 4, 5वें 6ठे नंबर तक सर का कोयला जैसे सस्ती बिजली पैदा हो रही है। तो जो विजन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का था, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब का विजन था, आज वो प्रूव हो गया। जिन जिन लोगों ने वो प्रोजेक्ट रुकवाने की कोशिश की, आज उनके सामने ये चीज आ गई कि हम सही थे, हमारी लीडरशिप सही थी। 2660 मेगावाट से ज्यादा इस वक्त बिजली जो है वो थरपारकर से थर के जो माउंट पिट है वहां से पैदा हो रही है बिजली, और 1350 के 2 यूनिट जो कराची में थर का कोयला यहां पे इस्तेमाल हो रहा है, जिससे सस्ती बिजली पैदा हो रही है। तो ये सॉल्यूशन हमने दिया, ये पीपुल्स पार्टी ने दिया। आज भी पीपुल्स पार्टी को जहां जहां मौका मिलता है ये सारी चीजें दे रही है। विंड पावर जो विंड मिल शुरू किए गए, इस तरीके से नूरियाबाद में प्लांट लगाए गए, ये सारे सस्ते सॉल्यूशन पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने दिए हैं, जो कि, और वो ग्रिड, वो बिजली जो है वो पूरे आपके नेशनल ग्रिड में जा रही है। ये नहीं कि वो बिजली पैदा करके सिर्फ सिंधी उसको इस्तेमाल करके बैठा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में वो बिजली जा रही है। वो सस्ते सॉल्यूशन हमने दिए। फिर क्या हुआ? आज आपको और हमें, जो भी हुकूमत में हो, जो आज हाजिर हुकूमत में है, केयर टेकर चाहे सेटअप हो या कोई भी हुकूमत में हो, आपने टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर मुल्क को मईशत से निकालना है, इसे बाहर आपने ठीक करना है, टारगेटेड सब्सिडी में जाना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि आप पेट्रोल की कीमतों में सब्सिडी देना शुरू करें और वही सब्सिडी कोई सरमाएदार भी उस सब्सिडी का फायदा ले रहा हो और कोई मजदूर भी उस सब्सिडी का फायदा ले रहा हो। नहीं, ये सब्सिडी सिर्फ मजदूर को मिलनी चाहिए, सिर्फ गरीब लोगों को मिलनी चाहिए, किसानों को मिलनी चाहिए, बड़े बड़े सरमाएदारों को वो सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने क्या किया इस बिजली के मत में? मैंने आपको बता दें, घर का कोयला निकाला, विंड पावर निकाला, नूरियाबाद में प्लांट लगाए, कोटकी में बिजली पैदा करने के लिए प्लांट लगाए, और क्या किया? हमें पता है कि बिजली महंगी होनी थी, तो लोगों को आप मुफ्त बिजली कैसे दे सकते हैं? पहले तो थरपारकर में जहां से बिजली निकली, इस्लाम कोट, वहां तालके में मुफ्त बिजली शुरू की गई। उसके बाद पूरे सूबे के लोगों को बिजली मुफ्त कैसे दी जा सकती है? एनर्जी डिपार्टमेंट ने 2 लाख से ज्यादा घरों को, 2 लाख से ज्यादा फैमिलीज को सोलर पैनल लगा के दिए कि आप मुफ्त में बिजली जो है वो पैदा करें। उसके बाद ज़्यादा बिजली के बिल बढ़ने थे। जितनी भी आपकी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी आपके स्कूल्स हैं, वो स्कीम लेके आए और वो वर्ल्ड बैंक के साथ लेकर आए कि उन तमाम स्कीमों पे जितनी हॉस्पिटल है वहां जनरेटर चलते हैं, एयर कंडीशनर्स चलते हैं, आपकी लेबोरेटरीज में एयर कंडीशनर चलते हैं, आपके पेशेंट के लिए एयर कंडीशनर है। ये तो करोड़ों रुपए के बिल होंगे जो हॉस्पिटल में भर ही नहीं सकती। स्कीम लेके आए तमाम हॉस्पिटल्स को, स्कूल को, इनको जो है वो सोलराइजेशन में लेके आया जाए, घरों को मुफ्त सोलर दिए जाए। इस वक्त जो सैलाब की तबाहकारी है, जिसपे हमारा शिकवा यह था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और अपील भी थी कि बराए मेहरबानी जो डेवलपमेंट स्कीम्स जो कि असेंबली ने पास किए हैं,
آپ ابھی تک الیکشن شیڈول نہیں دے سکے ہیں تو آپ ان کو روک نہیں سکتے. جو دیرینہ مطالبہ پیپلز پارٹی لیڈرشپ کا یہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی سیلاب زدگار جن کو ہم نے وعدے کیے ہیں، جس میں ورلڈ بینک بھی شامل ہے، ہم بھی شامل ہیں، اس کی فیڈرل گورنمنٹ بھی شامل ہے، صرف حکومت نے اس کو انیشیٹو لیا اس کو کہ ہمیں 21 لاکھ گھر بنا کے دینے ان لوگوں کو. وہ اس وقت بغیر کسی چھت کے موجود ہے اور وہ گھر ہم نے ریپڈلی ہمیں شروع کیے، لوگوں کو ڈلیوری بھی ملی اور مزید بنانے تھے اس میں، لیکن وہ پیسے روک دیے گئے. اس میں بھی چیئرمین بلال بھٹو زدہ صاحب نے کیا کہا، جن کی آج ہم سالگرہ منا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ سرکاری زمین پہ جن لوگوں کو آپ گھر بنا کے دے رہے ہیں اس زمین کا ٹائٹل اس گھر کی خاتون کے نام پہ کیا جائے گا، اس خاتون کو امپاور کیا جائے گا. دنیا میں کون سا ملک ہے، پاکستان میں مجھے پتا ہے سیلاب تو پنجاب میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، واحد صوبہ سندھ تھا جس نے کہا کہ ہم یہ 21 لاکھ لوگ گھر گرے، 21 لاکھ لوگوں کو حکومت گھر بنا کے دے گی. واحد سندھ حکومت تھی جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زدہ صاحب نے کہا کہ ان کی جو ملکیت ہے وہ بھی خواتین کو دی جائے گی، اونرشپ ان کو دی جائے گی. پھر سونے پہ سہاگا چیئرمین بلاول بھٹو زدہ صاحب نے کہا کہ یہ لوگ پھر بجلی کا بل کیسے بھریں گے، یہ تو بہت مسکین غریب لوگ ہیں. انہوں نے حکومت سندھ کو آرڈر دیا کہ تمام گھروں میں سولرائز لائٹ الیکٹریسٹی دی جائے، کہ وہاں پہ سولر پینل لگے، بیٹری لگے، پنکھا لگے، بلب لگے، تاکہ وہ لوگ جو بجلی بھی استعمال کریں وہ بھی ان کی مفت ہو. صبح کو شمسی توانائی پہ چلائیں، شام کو اسی بیٹری کے ذریعے وہ چلائیں. یہ ہوتا ہے ویژن. اس طریقے سے آپ عوام کو ریلیف دیتے ہیں جس میں عوام کے اوپر جو بوجھ ہے وہ اس طرح ختم کیا جاتا ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پورے پاکستان میں مجھے کوئی ایک تو حکومت بتائیں، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو یا کسی اور پروونس، جس نے اتنے حد تک ریلیف دیا ہو. لیکن یہ صرف اور صرف ایک ویژن ہے لیڈرشپ کا، ایک کمٹمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، عوام کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ ہمیں عوام کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اور اسی لیے چیئرمین بلال بھٹو زدہ صاحب نے کہا کہ آج میری سندھ میں حکومت ہے تو ہم یہ سندھ میں کر رہے ہیں، ہم بے بس ہیں. انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے، چیئرمین صاحب نے کہا یہ میری خواہش ہے کہ اگر پنجاب میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں بھی گھر گرے تو وہاں پہ بھی گھر بننے چاہیے. میری خواہش ہے کہ اگر آج میری NICVD آپ جا کے، میں سارے صحافی دوستوں کو جا کے کہتا ہوں، اور SIUTs دیکھ لیں آپ ہماری جو سکھر میں چل رہی ہیں، آپ وہاں کا رجسٹر اٹھائیں. میرے جتنے بھی صحافی دوست بھائی بہن بیٹھے وہاں کا رجسٹر اٹھائیں. زیادہ پیشنٹ کہاں سے آتا ہے سکھر میں؟ پنجاب، ساؤتھ پنجاب سے پیشنٹ آ رہا ہے، بلوچستان سے پیشنٹ آ رہا ہے، یا کراچی کی آپ خیبر پختونخوا کا ہے. سب کو موسٹ ویلکم. یہ نہیں ہے حکومت سندھ نے کہا کہ صرف سندھ کا باشندہ جو ہے وہ یہ مفت علاج کروا سکتا ہے، لاکھ لاکھ روپے ریفنڈ ڈلوا سکتا ہے جس کو حکومت میں سے بنے. نہیں، پورے پاکستان سے کیا دنیا بھر سے جو بھی شخص آئے اس کو مفت میں علاج ملے گا. ہمارے آپ سائبر نائٹ کا رجسٹر اٹھا کے دیکھیں، OPD کا رجسٹر اٹھا کے دیکھیں. افغانستان سے، ایران سے لوگوں نے آ کے علاج کروائے. آپ جا کے گمبٹ کا رجسٹر اٹھا کے دیکھیں جہاں پہ لیور اور لنگس کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. باہر کے ملکوں نے لوگوں نے آ کے یہاں پہ علاج کروائے. تو الحمدللہ یہ سروس ہے. اور اگر کسی کو اس پہ کوئی سوال بنتا ہے، کوئی اپروچ بنتے ہے، پلیز کریں، پلیز باتیں کریں. لیکن ریلیف اگر پبلک کو دینا ہے تو وہ آپ کو پیپلز پارٹی میں دے گی. آپ دیکھیں 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، اس سے پہلے گندم کی کیا پوزیشن تھی؟ گندم آپ امپورٹ کرتے تھے، پاکستان گندم امپورٹ کرتا تھا. لیکن جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بنے تو گندم آپ نے ایکسپورٹ کرنا شروع کی. انہوں نے اس طرح کی مراحل دی کسان کو، اس طریقے سے انہوں نے وہ ریلیف پہنچایا کہ اتنی وافر مقدار میں گندم بنی، گندم کی پیداوار ہوئی، گندم آپ نے ایکسپورٹ کی. یہ لیڈرشپ کا ویژن ہے. آج ہم لوگ پورا ملک جو ہے سب سے بڑا کون سے پروجیکٹ پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے؟ CPEC پہ بات کر رہے تھے. چائنا کے ساتھ جو ہم نے اکنامک کوریڈور بنایا ہے، CPEC پہ بات کر رہے ہیں، جو کہ بہت سارے ہمارے دشمن ممالک کو کھٹکتا ہے وہ پروجیکٹ CPEC کا. CPEC کا بانی کون تھا؟ CPEC کا ویژن کس کا تھا؟ وہ آپ کے ایک مشہور اینکر، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ آصف زرداری صاحب نے ڈیورنگ پریزیڈنسی اپنے جوتے گسا دیے چائنا آ جا کے صرف یہ کہ CPEC کا پروجیکٹ شروع ہو. یہ ویژن تھا نا ان کا. یہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن ہے نا. اور آج بھی چاہے انتخابات جب بھی ہوں، ایک بات میں واضح کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑا جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ پورے پاکستان میں کامیاب ہوگی.
जो भी तज्जिया निगार जो भी तज्जिए कर रहे हो, पीपुल्स पार्टी बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। और वो सरप्राइज का मकसद यही होगा, पॉजिटिव सरप्राइज होगा, कि पीपुल्स पार्टी पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला अच्छी अक्सरियत के साथ सामने आएगी। चाहे कितने भी प्रोपेगेंडाज पीपुल्स पार्टी के खिलाफ हो, चाहे कोई भी ट्रायल पीपुल्स पार्टी के खिलाफ हो, पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सबको जोड़ने वाली जमात है। आज पूरे पाकिस्तान का मुझे कोई एक लीडर बता दे, कोई एक रहनुमा बता दे जिसने कभी जोड़ने की बात की हो। ये वाहिद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिनके लिए मशहूर है कि बदतरीन दुश्मन को भी वो साथ बिठा सकते हैं, बदतरीन मुखालिफ को भी वो साथ बिठा सकते हैं। इस वक्त अगर मुल्क के चैलेंजेस हैं, ये भी मैं कह दूं, अकेले कोई भी शख्स उसको पूरे नहीं कर सकता, सबको एक होना पड़ेगा, सबको इत्तेहाद होकर एक कौम बनकर तमाम चैलेंजेस को हमें फेस करना होगा। और अगर सबको बिठाने की अगर किसी में सलाहियत इस वक्त मुल्क में है तो वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के है कि वो उनका ये विजन है कि वो सबको इकट्ठा बिठा सकते हैं। पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इन क्राइसिस में पूरे पाकिस्तान को सब निकाल सकती है। बाकी बातें बहुत सारे लोग करेंगे, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी बड़ी बातें करेंगी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि गलत फहमियां बढ़े, लेकिन जोड़ने की बात जो करेगा, जो सबको मुत्तहद करने की बात करेगा, जो सबको एक टेबल पर बिठाने की बात करेगा, जो करेगा, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं, घड़ी घड़ी कह रहे हैं कि जी आप सब मिल बैठकर इस मुल्क के मसाइल को हल करें। दो चार और नाम भी ले लें, चले। काजी साहब, आसिफ काजी साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हो। 2018 का इंतखाबात आपने देखा था, 2013 का इंतखाबात देखा था, 2008 का इंतखाबात देखा था, आपने सारे इंतखाबात कवर किए देखे हुए। कौन सा ऐसा इलेक्शन होता है कि पीपुल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इत्तेहाद नहीं बनते? वो सियासतदान जो 5 साल अपने घर में बेडरूम से बाहर नहीं निकलते, जो सियासतदान उनको इतनी भी तौफीक नहीं होती कि कभी अवाम को हाथ दे दे, अवाम से उनका हाल पूछ लें। कभी सैलाब में आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखा है? कभी किसी को देखा है कि जी वो घर से अपनी मेहनत कर रहा हो, या किसी ने किसी को रेस्क्यू किया हो? किसी कोविड में किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखा है? सिर्फ वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जो मैंने कहा कि अच्छे बुरे वक्त में अवाम के साथ खड़ी होती है। जहां तक इत्तेहाद बनने की बात है, 4 जमात नहीं 10 जमातें बना ले, 10 जमात नहीं 20 जमातें बना ले, इंशाअल्लाह ताला शिकस्त उनके लिए यकीनी है। बाकी ये बरसाती मेंढक जमा होंगे, ये इत्तेहाद बनते रहेंगे, ये मीटिंगें होती रहेंगी, कोई इंशाअल्लाह ताला फर्क नहीं पड़ेगा। शकील साहब, ये बताइएगा कि आपने सरप्राइज देने की बात की, कुछ ताकतें आपको भी सरप्राइज देने के लिए कर रही हैं, उसका इशारा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी किया है। कहा यह जा रहा है कि सीधी बात बताऊं या टेढ़ी करके, सीधी बात यह कि कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए मरकजी सरकार बनाने के लिए राह हमवार की जा रही है। वो आपकी माजी की भी इत्तेहादी, आप सरप्राइज आप देंगे या मुस्लिम लीग नून आपको देगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी कह दिया कि आज लोग किसी को वोट देंगे, देखेंगे भैया इसने हमारे लिए क्या किया है, क्या इन्होंने कोई कोशिश की है। आज पेट्रोल भी महंगा है ना, पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल की कीमत 350 रुपए तक 350 क्रॉस कर चुकी है। लेकिन मुझे बताएं, 50 रुपए में आज भी अगर 30-30 किलोमीटर आप सफर कर रहे हैं तो वो पीपुल्स बस सर्विस से कर रहे हैं। मेरी खवातीन बहनें बैठी हुई हैं, शुरू से ही वर्क प्लेस हैरेसमेंट की और बहुत सारे हैरेसमेंट की बातें आती थी। आज खवातीन के लिए पूरे पाकिस्तान में, और मैं कहता हूं दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक में हम लोग हैं जहां पे पिंक बस सर्विस चली जिसमें खवातीन बगैर किसी परेशानी के सफर कर सकती हैं। 50 रुपए में 30-40 किलोमीटर सफर कर रहे हैं। तो लोग डिलीवरी देखते हैं, लोग फैसिलिटीज देखते हैं, सेहत से बढ़कर कोई चीज नहीं। मैंने कहता हूं ओपनली तमाम पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आके टेबल पर बैठ जाए और हेल्थ फैसिलिटीज में बता दें हमें कि क्या हेल्थ फैसिलिटी, एनर्जी पे उन्होंने क्या किया है, बिजली पे उन्होंने क्या किया है, किसानों के लिए उन्होंने क्या किया है, मजदूरों के लिए क्या किया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जब हुकूमत थी, जब 2013 की बात करा था, 2008 से लेकर 2013 तक, आपको अगर याद हो, मजदूरों को
उन महकमों में शेयर होल्डर बनाया गया, लेबर को शेयर होल्डर बनाया गया कि लेबर क्लास जो है वो ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद हो सके, ज्यादा मेहनत करे और ज्यादा कमाई कर सके। तनख्वाहें जिस तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दौर में बढ़ी हैं, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, मुझे कोई एक गवर्नमेंट बता दे। देखिए, तकरीरें करने से, इल्जाम तराशियां करने से, कैंपेनें चलाने से और भौतान लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग देखते हैं कि जी प्रैक्टिकली किसने क्या किया है। आप पूरा डेटा लेकर आ जाए, किसने तनख्वाहें बढ़ाई है सबकी, कितने लोगों को सहूलियात दी हैं, कौन सी हुकूमत है जिसने आउट ऑफ दी वे जाकर दी, दिन रात एक करके भी लोगों के लिए बड़े बड़े इकदाम किए। तो सिर्फ आपको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नाम आएगा, बाकी नारे सारे लगाएंगे, सबका इख्तियार है। इलेक्शन है, ज़ाहिर है जिस पार्टी का आपने भी नाम लिया वो कोशिश भी करेगी कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। हम कह रहे भले भले वो पार्टियां इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें, रिजल्ट अवाम ने देना है, रिजल्ट अवाम ने देना है और फैसला अवाम ने करना है। शकील इनाम अहमद साहब, ये बताएं कि आप सियासी बसीरत रखते हैं, कई दफा आप वजीर रहे हैं, इलेक्शन कब हो रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। मंजूर बत्रा साहब जो हमेशा ख्वाब देखते थे, उनके ख्वाब आना भी इलेक्शन के हवाले से बंद हो गए हैं। तो इलेक्शन फरवरी में हो रहे हैं या उससे भी आगे जाएंगे? देखिए, हम कहते हैं कि जो भी आइन और कानून में लिखा हुआ है इलेक्शन तब हो। पीपुल्स पार्टी आइन की बालादस्ती चाहती है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यही कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें तारीख दे, 60 दिन में देनी है 60 दिन में दे, 90 दिन में देनी है 90 दिन में दे, अगर 120 दिन की भी देनी है तो कम से कम दे तो सही, ये ना हो कि ना दे। तो लेकिन उस हिसाब से मैं कहता हूं कि पीपुल्स पार्टी का मुतालबा जो है वो जायज इसलिए भी है। आपने अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट पढ़ी होगी, कल ही आई थी ना, सब दोस्तों ने सुनी, आज छपी है, कल आएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक तो पीपुल्स पार्टी की नहीं है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक में क्या था, वो ये कहा कि इंतखाबात करो ताकि मसाइल हल हो, पीपुल्स पार्टी वही कहती है। ये बता दीजिए शकील भाई, ख्वाजा आसिफ ने बात की है कि जरदारी साहब ने 2 मिन्नतें की थी बेनज़ीर की शहादत के बाद, हमने इनकी पार्टी को बचाया। हमेशा जरदारी साहब नवाज शरीफ को मिन्नतें करते हैं, इतने कमजोर मिन्नतें करते हैं। देखिए जी, ख्वाजा आसिफ साहब एक सीनियर सियासी रहनुमा है, उनको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मैं तो, बाकी लोग तो कहीं सुनी बातें करेंगे, मैं तो आंखों देखा गवाह हूं कि अभी जो भी पीएमएल की हुकूमत कैसे आई, मैं आंखों देखा गवाह हूं। और मैं नहीं कोई चीज नहीं बताऊंगा क्योंकि वो चीजें बताने की नहीं है, काफी चीजें। जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब सियासी बसीरत रखते हैं, सियासी सोच रखते हैं। पीडीएम बनाई किसने दी? पीडीएम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बनाई थी, पीडीएम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बनाई थी और उसी पीडीएम से इस दौर में पीपुल्स पार्टी को बाहर कर दिया गया। आज भी तहरीक एतमाद और पीडीएम के बाद पता है पीडीएम में लड़ाई क्या हुई थी, लड़ाई का इख्तलाफ क्या हुआ था? पीडीएम ने कहा था कि जी सब नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे दे। पीपुल्स पार्टी की बसीरत थी कि आप इस्तीफा ना दें, आप ग्राउंड में बैठे, असेंबलियों में बैठ के हम चीजों को मुकाबला करें। और तारीख ने फैसला साफ किया, तारीख ने फैसला क्लियर किया कि जो पीपुल्स पार्टी की सोच थी कि हाँ असेंबली में बैठेंगे तो तहरीक एतमाद कामयाब हुई, वरना तो आप आज दिन जब बाद आज से 1 महीना 2 महीना पहले इमरान खान बैठा होता। तो वो सियासी बसीरत पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की थी कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आईनी तौर पर किसी वजीर आजम को घर भेजा गया, वो पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बसीरत थी। तो आज अगर वो क्रेडिट जाता है किसी को घर भेजने का तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को जाता, और अगर उसका कोई बेनिफिशियरी बना तो जो ख्वाजा आसिफ साहब का आपने नाम लिया, तो ख्वाजा आसिफ साहब खुद बने बेनिफिशियरी और उनकी पार्टी बनी क्योंकि पीपुल्स पार्टी ने। और ये ज्वाइंट एफर्ट थे, हम किसी को जता नहीं रहे, लेकिन ये ज्वाइंट एफर्ट थे, लेकिन जो लीड ली वो पीपुल्स पार्टी ने। अच्छा ये बताइएगा, पीडीएम तो आपने बुला दी, उसका जो नुकसान है हर मुश्किल दौर में आवाम के साथ खड़ी होती है। जब पेट्रोल 150 रुपये फी लीटर था तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में इस्लामाबाद किया था, इस्लामाबाद तक। अभी पेट्रोल 331 रुपये पर लीटर है। बदतरीन महंगाई के दौर में मुल्क गुजर रहा है। सिर्फ जमात इस्लामी जो है वो रोडों पर नजर आ रही है अवाम के साथ, पीपुल्स पार्टी क्यों नहीं नजर आ रही? नहीं, जमात इस्लामी जब इंतखाबात, चाहे बल्दियाती इंतखाबात हो तब रोडों में नजर आएगी, या जब ये आम इंतखाबात करीब हो तब नजर आएंगी, जब बाकी हुकूमतें शुरू होती हैं काम करी तब जमात इस्लामी अब नजर नहीं आती। तो वो सिर्फ मौके पर आते थे कि बात करें। महंगाई, उसी महंगाई का इलाज भी तो होना चाहिए ना।
रोडों में हम निकले, हमेशा निकलते हैं, पीपुल्स पार्टी की जमहूरी जदोजहद रही है, पीसफुल जदोजहद पीपुल्स पार्टी ने हमेशा की है, बगैर वायलेंस की जदोजहदें की हैं, कभी किसी को पत्थर नहीं मारा। जब लॉन्ग मार्च की बात हुई, यहां से लेकर इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च चली, एक पत्थर एक गमला कहीं नहीं टूटा, पीसफुली पीपुल्स पार्टी ने हमें एहतजाज किए। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन है, अवाम मायूस ना हो। जो सबसे बड़ी बात है कि अवाम मायूस ना हो, अवाम मायूस ना हो, अवाम मायूस ना हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान में लोगों को खुशखबरियां मिलेंगी। ये टेम्परेरी एक फेज चल रहा है, मुश्किल फेज है, मैं समझता हूं उसको, या मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ा लोगों के लिए सबकी प्रॉब्लम है, लेकिन ये फेज से हम गुजरेंगे। हम अगर पूरी कौम मुत्तहद होकर, जिस तरह प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं, यूनिटी की बात करेंगे, हम सबका पाकिस्तान है, हम सबको उसका मसाइल का हल निकालना है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में कहूं कि मेरी पार्टी का या आपकी पार्टी या किसी और पार्टी का है या किसी और का है। पाकिस्तान हम सबका है, हम सब ने मिलकर बैठकर इस मसले को निकालना पड़ेगा। इस तरह नहीं निकलेगा कि कोई कहीं मैं निकाल सकता हूं, कोई भी अकेला शख्स या कोई पार्टी इसको नहीं निकाल सकती, सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। देखिए जी, जब इंतखाबात अनाउंस होंगे काजी साहब, तब बताया जाएगा कि कौन सी पार्टी के साथ पीपुल्स पार्टी इत्तेहाद करने जा रही है। अगर इत्तेहाद की जरूरत पेश आई, इंतखाबात के शेड्यूल अनाउंस होने के बाद वो फैसले किए जाएंगे। इट्स टू अर्ली कि हम अपने सारी चीजें अभी कह दें। दूसरी बात, मादनियात, देखिए पूरे मुल्क में मादनियात जो है, पूरे मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी मादनियात हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं और हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें हैं। अगर कहीं पे किसी कोई रिजर्वेशन है तो उसको भी एड्रेस करना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे हर चीज़ की अपने अपनी एक वैल्यूज़ हैं, हर एरिया की अपनी वैल्यूज़ हैं, लेकिन हमें अब जाना चाहिए, अब हमें पॉजिटिविटी तरफ जाना चाहिए। आपको पैसे जनरेट करने पड़ेंगे। मैं बात करूं कि पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा एक बात कही है कि अमीरों पे टैक्स लगाओ, अमीरों से टैक्स लो, गरीब को रिलीफ दो। अमीरों पे टैक्स लगाओ और गरीबों को आप रिलीफ दो, वही हल है। आपको टैक्स नेटवर्क पे लोग बढ़ाने पड़ेंगे। टैक्स नेट में लोग कम है, हमारी काफी पॉपुलेशन जो है, जो कि एलीट क्लास में वो टैक्स नहीं देती, उनको टैक्स नेट में, उसके लिए कोशिशें करें। आपने मतलब प्रैक्टिकल चीजें करनी पड़ेंगी। सियासी मुखालफतों से, किसी के खिलाफ नारेबाजी से, धरनों से, लड़ाई से, झगड़े से आपने मसला हल नहीं करना। आपने अगर इस मुल्क का मसला हल करना है तो बैठ के लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी।